नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ मनी। बीए थर्ड ईयर में ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसका पीडीएफ भी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला है। तो देखिए, फंक्शंस ऑफ मनी में जो पहला इसका फंक्शन है वो है प्राइमरी फंक्शन। उसके बाद आता है द्वितीयक या सेकेंडरी फंक्शन। फिर इसके आकस्मिक कार्य है यानी कंटीजेंसी फंक्शन। और फिर जो है इसके स्थैतिक व प्रावेगिक कार्य मतलब स्टैटिक एंड डायनेमिक फंक्शन भी है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इसके प्राइमरी फंक्शन की। तो हमें पता है कि मुद्रा एक विनिमय का माध्यम है। मुद्रा वह वस्तु है या वह अभिलेख है जो वस्तुओं व सेवाओं के विनिमय के कार्य को सुगम करती है। इसी उद्देश्य से मुद्रा का आविष्कार हुआ कि प्राचीन काल में जब बार्टर सिस्टम था, वस्तु विनिमय था, तो वस्तुओं को वस्तुओं में लेन देन किया जाता था। वस्तु के बदले में वस्तु का लेना या देना, हम यूँ कह सकते हैं कि क्रय और विक्रय दोनों क्रियाएं एक साथ संपन्न होती थी। यानी क्रय के साथ विक्रय होना जरूरी था, लेकिन मुद्रा के आविष्कार के बाद यह संभव हो पाया कि हम क्रय और विक्रय दोनों क्रियाओं को अलग अलग कर सकते हैं। आज हमने किसी चीज़ को बेचा है, विक्रय किया है, तो उसको दूसरी वस्तु को खरीदने के लिए हम बहुत समय तक रुक सकते हैं, क्योंकि मुद्रा हमारे पास मूल्य संचय के रूप में उपलब्ध है। तो यहाँ देखिए, पहले हम इसके जो प्राइमरी कार्य देखेंगे तो सबसे पहले आता है विनिमय का माध्यम, ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मैंने थोड़ा यह छोटा लिया है, आपको दिखने में कठिनाई होगी, लेकिन थोड़ा ध्यान देंगे, आप देना पड़ेगा कि देखिएगा। यहाँ मैं थोड़ा इसको जूम करने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, मुद्रा के कार्य इसमें पहला है विनिमय का माध्यम। मुद्रा जब विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयुक्त हुई, हर वस्तु का विनिमय जब मुद्रा के द्वारा होने लगा तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो गया। एक विशिष्टीकरण की समस्या जो थी, एक विशिष्टीकरण होने लगा। हर कोई एक ही वस्तु बनाने लगा। पहले यूं था कि हर व्यक्ति को, जब विनिमय का माध्यम नहीं था मुद्रा, वस्तु विनिमय हुआ करता था, तो उसको हर चीज़ अपने ही घर में बनानी पड़ती थी। उसे ये डर रहता था कि मेरी वस्तु के बदले कोई दूसरा वस्तु मेरे को देगा या नहीं देगा, इसलिए हर व्यक्ति ऑलराउंडर होता था। लेकिन मुद्रा ने हर व्यक्ति को स्पेशलाइजेशन करना शुरू कर दिया। हर व्यक्ति जो है एक विशिष्टीकरण की ओर चल पड़ा। दूसरा है श्रम विभाजन। इसके द्वारा श्रम विभाजन होने लगा। एक श्रमिक एक तरह का काम कर रहा है, दूसरा जिसके अंदर जो क्वालिटी है वो वैसा काम करने लगा। पहले श्रमिक को सारे कार्य करने होते थे, लेकिन उसके बाद है लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होने लग गया। वह और इसी वजह से जो है हम यूँ कहें कि मानव की जो यहाँ मैं बात करता हूँ कि मानव की आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान की, ये वाला जो है कि मुद्रा के विनिमय कार्य के कारण मानव सभ्यता को एक आर्थिक स्वतंत्रता मिल गई। इससे पहले मनुष्य बड़ा भय में जीता था कि मेरे पास भेड़ है, इस भेड़ के बदले मुझे कपड़ा चाहिए, तो पता नहीं उपलब्ध हो पाएगा या नहीं। लेकिन मुद्रा ने लोगों की आर्थिक रूप से लोगों को स्वतंत्र किया। ये है विनिमय के कार्य का महत्व। कई बार आपको महत्व भी पूछा जा सकता है। दूसरा है मूल्य का मापक। तो ये दो प्राइमरी फंक्शन है, ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज और दूसरा है मेजर ऑफ वैल्यू या ए यूनिट ऑफ अकाउंट। तो ये है किसी भी वस्तु का आज मूल्य मुद्रा के रूप में मापते हैं। हर वस्तु का माप आज मुद्रा है। जिस प्रकार से दूध को लीटर में, लिक्विडिटी को हम लीटर में मेजर करते हैं, कपड़े को मीटर में करते हैं, वैसे हर किसी वस्तु को हम मुद्रा में मेजर करते हैं। तो मुद्रा एक मूल्य के मापक के रूप में प्रयोग होने लगा है। इसे हिसाब किताब की इकाई भी कहा जाता है। लेकिन हिसाब किताब की इकाई एक संकुचित धारणा है, एक नैरो व्यू है, क्योंकि साम्यवादी देशों के अंदर ऐसा पाया जाता था हर व्यक्ति को एक सीमा तक ही उपभोग करने का की जो है स्वीकृति होती थी कि आपको इससे इतना ही खाने के लिए मिलेगा। तो वहाँ पर सिर्फ उसे हिसाब किताब लगाने के लिए ही मुद्रा काम में आती थी। लेकिन वर्तमान में जो मुद्रा है
वो मूल्य के मापक के रूप में बड़े स्तर पर काम आ रही है। मूल्य का मापक होने के लिए कुछ आवश्यक चीज़ें हैं, जैसे सामान्य स्वीकृति। मुद्रा को आज हर व्यक्ति स्वीकृत करता है, समाज उसको स्वीकृत करता है, राज्य स्वीकृत करता है, देश उसको स्वीकार करता है। दूसरा है विभाज्य का गुण, यानी डिविजिबल, हर वस्तु को छोटी से छोटी इकाई में तोड़ा जा सके, ये मुद्रा का दूसरा आवश्यक गुण होना चाहिए। और तीसरा है वहनीयता, यानी मुद्रा वहनीय होनी चाहिए, मुद्रा को आने और ले जाने में आसान होनी चाहिए, जहाँ चाहे मुद्रा को हम बहुत ईजी तरीके से ले जा सकें। और आज तो मुद्रा को ले जाना और भी ईजी हो गया है। पहले सिक्के हुआ करते थे, कॉइन्स थे, उसे में वेट होता था। उसके बाद पत्र मुद्रा आई और वो और भी ज़्यादा जो है लाइट वेट थी और बड़े नोट छापे गए। और आज जो क्रेडिट कार्ड है, या हम ये कहें कि पेटीएम के जरिए, फ़ोन पे के जरिए जो डिजिटल मनी है, ई मुद्रा है, इसमें वहनीयता गुण बहुत जो है अधिक मात्रा में है। तो ये इसके दो जो गुण जो इसमें हमने देखे हैं, ये इसके प्राइमरी फंक्शन है, गुण नहीं फंक्शन, यानी मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। उसके बाद हम चलते हैं इसके दूसरे गुण पे, दूसरे कार्य पे। तो देखिए इसके दूसरे कार्य, दूसरे नंबर पे मैं देख रहा हूँ इसमें दूसरा है इसमें द्वितीय कार्य एवं सेकेंडरी फंक्शन। तो इसमें आता है नंबर 1 में मैं कहूँ तो मूल्य संचय, स्टोर ऑफ वैल्यू। तो देखो आज मूल्य को स्टोर करके रखा जा सकता है। वस्तु विनिमय में जो धन होता था उसको स्टोर करना बहुत मुश्किल था। कोई पेरिशेबल गुड्स प्रोड्यूस करता था, जैसे मानो नाशवान वस्तुएं बनाता है, सब्जी है, अंडे है, तो उनको लंबे समय तक स्टोर नहीं किया जा सकता था। लकड़ी है, उसको भी घुन लग जाता है। वीट है, गेहूं है, उसको लंबे समय तक हम नहीं रख सकते, और 1 साल तक रख लेंगे, 2 साल कीड़े पड़ जाएंगे। तो इस तरह से हम उस टाइम मुद्रा को, यानी हम धन को स्टोर करके नहीं रख सकते थे। बचत का कोई जरिया नहीं था। लेकिन मुद्रा के अंदर एक महत्वपूर्ण कार्य जो मुद्रा ने करना शुरू किया कि मूल्य संचय का कार्य, जिसके कारण धन का संचय होने लगा और धन के संचय से जो है निवेश बढ़ा। लेकिन जो बचत होती है, जब हम बचत करने लगे तो निवेश का, बचत ही निवेश का आधार है और निवेश ही विकास की कुंजी है। इसलिए हम यूँ कहते हैं कि मूल्य संचय ने आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया है। दूसरा है विलंबित भुगतानों का आधार। मतलब ये है कि जो डिफर्ड पेमेंट है, कुछ ऐसे भुगतान होते हैं जो हमें भविष्य में करने होते हैं। जैसे हमने कहीं से लोन लिया है और उस लोन को हमने आज पैसा लिया, तो हम कहते हैं कि आपको जो है 6 महीने बाद या साल बाद आपको दिया जाएगा, तो उसका ब्याज सहित उसको लौटाना होगा। लेकिन वस्तु विनिमय में ऐसा करना बड़ा मुश्किल था। आज हमने फॉर एग्जांपल किससे गेहूं लेते हैं, तो गेहूं को 1 साल बाद उसी क्वालिटी का गेहूं किस तरह से उपलब्ध करवाएंगे, कैसे करवाएंगे, ये एक बड़ी समस्या थी। लेकिन आज हम मुद्रा के जरिए जो है भुगतान रोक सकते हैं। उन भुगतानों को हम भविष्य में कर सकते हैं। भविष्य में आज की वैल्यू और भविष्य में उसका क्या मूल्य हो सकता है, कितना भुगतान करना पड़ेगा, ये सब हम आज तय कर सकते हैं मुद्रा के द्वारा। लेकिन वस्तु विनिमय में ऐसा तय नहीं कर सकते थे कि भविष्य में इसकी राशि कितनी होगी। आज आप बैंक में जाइए और वहाँ पर जाके कोई भी लोन लेते हैं, वो आपकी EMI तय कर देता है कि आपको 10 साल में इतना पैसा अमाउंट जो है इसका जमा करवाना होगा। आज ही A to Z जो है आपकी EMI, आपका इंटरेस्ट, सब चीज़ें जो है क्लियर हो जाती है। लेकिन पहले ये मुद्रा के आने के बाद संभव हो पाया। इसलिए विलंबित भुगतानों का आधार भी मुद्रा रहा है और इसके बड़े बेनिफिट हमारे हुए हैं। देखिए, वित्तीय बाजार की उत्पत्ति हुई है। फाइनेंस मार्केट मुद्रा के कारण उत्पन्न हुआ। फाइनेंस मार्केट का मतलब है बैंकिंग सिस्टम बना, लोगों को उधार लेन देन शुरू हुआ, उधार दिया जाने लगा, क्योंकि उधार की वैल्यू तय हो गई कि आज कोई हमें लोन देते हैं तो कल वो कितना हमें रिपे करेगा। इसलिए ये वित्तीय बाजार की उत्पत्ति, और हम यूँ भी कह सकते हैं कि कितना जो है बाजार के अंदर साख की उपलब्धता तय हो गई। साख यानी ऋण लेने और ऋण देने की जो सुविधा है, वो विलंबित भुगतानों के आधार के कार्य के कारण ही संभव हो पाया है। उसके बाद आता है मूल्य का हस्तांतरण। यह भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। मूल्य के हस्तांतरण का मतलब है, पहले धन को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में बड़ी समस्या होती थी। जब हम कहें कि वस्तु विनिमय था, बार्टर सिस्टम था, एक व्यक्ति अपने धन को यहाँ से उसको महाराष्ट्र लेके जाना है
उसको किसी दूसरे देश में लेके जाना है तो इतने भारी भरकम सामान को उठा के नहीं ले जा सकता था। किसका प्लॉट है, किसी के ज़मीन है, उसको ट्रांसफ़र नहीं होता था। लेकिन जब मुद्रा आई तो मुद्रा के कारण हम किसी भी वस्तु को यहाँ से बेचकर किसी दूसरे स्थान पर हम खरीद सकते हैं। मतलब हम धन का जो है उसके वैल्यू का हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो यहाँ वैल्यू थी उसकी, उसी वैल्यू की चीज़ हम किसी दूसरे स्थान पर जाकर खरीद सकते हैं। जब ऐसा संभव होने लगा, इसी मूल्य के हस्तांतरण के कारण ही हम कहें कि धन का एक आवागमन शुरू हुआ। यानी धन का आवागमन जब शुरू हुआ तो इसी की वजह से ये MNCs का उदय हुआ। MNC मतलब मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस का जो उदय हुआ है वो मूल्य के हस्तांतरण के कार्य के कारण ही संभव हुआ है। और इसी के साथ जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है, आज हम कहें ग्लोबल इकोनॉमी का जो एडजस्ट हुई है, उसका भी मुख्य कारण जो है मूल्य का हस्तांतरण का कार्य है। मुद्रा हम जो है किसी भी वस्तु के मूल्य को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यहाँ से पैसा कहीं भी भेज सकते हैं। इसी वजह से MNCs और ग्लोबलाइजेशन आया और आयात और निर्यात खुले, और उसका कारण क्या है? मूल्य का हस्तांतरण रहा है। इसके बाद देखिए अगला है इसका आकस्मिक कार्य, जिस पे मैं फोकस कर रहा हूँ। इसके आकस्मिक कार्य देखो कौन कौन से हैं। यानी इसके कॉन्टीजेंट जो फंक्शन है जो हम कहें तो वो है, देखिए पहले देखिए साख का आधार। तो मुद्रा के कारण ही साख यानी उधार, साख को आप उधार कहिए, उधार लेन देन शुरू हुआ। व्यापारिक बैंक बने, उनसे लेना देना शुरू हुआ। लोग बचत करने लगे और उससे लोन दिया जाने लगा। थोड़े से लोन से बड़ी मात्रा में जो है बैंक जो है मुद्रा खड़ी कर लेते हैं, क्रेडिट मनी जिसको हम कहते हैं, क्योंकि साख मुद्रा जो है व्यापारिक बैंकों द्वारा सृजित होती है। व्यापारिक बैंक नकद रूप में जमा लेते हैं और उसका कई गुना लोगों को उधार दे देते हैं। इसको हम आगे इसके जो है व्यापारिक बैंक के चैप्टर में समझेंगे। दूसरा है राष्ट्रीय आय के वितरण का भी आधार बना। देखो मुद्रा आने से जो लगान है, लाभ है, ब्याज है, मजदूरी का निर्धारण होने लगा कि कितनी मजदूरी दी जानी चाहिए, कितना ब्याज होगा, कितना लाभ होगा, कितना लगान दिया जाएगा। तो ये सब जब चीज़ें तय होने लगी तो एक राष्ट्रीय आय का विभिन्न उत्पादन के साधनों में वितरण संभव होने लगा। पहले ऐसा होना मुश्किल था। उसके बाद आता है उत्पादकों व उपभोक्ताओं द्वारा साधनों का सर्वोत्तम उपयोग। देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने BA फर्स्ट ईयर में ये देखा होगा कि उपभोक्ता का जो अनुकूलतम ऑप्टिमम जो है संयोग होता है वो MUX/PX = MUY/PY, यानी उसकी X और Y वस्तु की भारित सीमांत उपयोगिताएं बराबर होनी चाहिए। इसी प्रकार से यदि हम उत्पादक का जो साम्य देखते हैं, उसका अधिकतम संतुष्टि देखते हैं तो MPPL/PL = MPPK/PK, यानी श्रम की सीमांत उत्पादकता एवं पूंजी की सीमांत उत्पादकता श्रम की सीमांत उत्पादकता और उनकी कीमत का अनुपात बराबर होना चाहिए पूंजी की सीमांत उत्पादकता एवं उसके कीमत के अनुपात के। तो ये स्थिति तभी हो पाएगी यदि हम इनकी कीमतें देख पाएंगे, और ये कीमतों का निर्धारण जो है वो मुद्रा के द्वारा ही संभव है। इसी कारण से मुद्रा के कारण से ही उपभोक्ताओं और उत्पादकों में साधनों का सर्वोत्तम यूज़ यानी सर्वोत्तम उपयोग या ऑप्टिमम यूज़ होना संभव हो पाया। और अगला है धन को तरलता प्रदान करना। देखिए कैश मनी ने, नकदी ने जो है धन को एक जो है तरलता प्रदान की है। आज धन को विभिन्न रूपों में, मकान में, कार में, शेयर में, ऋण पत्र में, बहुत सारे अलग प्रकार की बिल्डिंग में हम जो है बड़ी इजी वे में हम मुद्रा के द्वारा उसको यहाँ से बेचकर किसी दूसरे स्थान पर ले सकते हैं या उसको चेंज कर सकते हैं। उसको एक लिक्विडिटी प्रदान हुई। आज बड़े बड़े प्लॉट बहुत ही कम समय में बिक जाते हैं और लोग जो है उस प्लॉट से कोई दूसरी चीज़ खरीद लेते हैं। मतलब उसके अंदर एक बहुत बड़ी तरलता बन गई। आज असेट को बड़ी आसानी से मुद्रा में और मुद्रा को असेट में बदला जा सकता है। उसके बाद देखते हैं इसमें लास्ट आपका जो है बचा है छोटा सा टॉपिक इसके अंदर जो है जिसको हम कहेंगे कि मुद्रा के एक अन्य प्रकार से भी इसके कार्यों को बांटा गया है, जिसे स्टैटिक एंड डायनेमिक फंक्शन कहा गया है। और ये इसका कार्य जो है WRL कालबोर्न और पॉल आइजिंग ने किया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि किसने जो है
मुद्रा के कार्य को स्थैतिक व प्रावेगिक यानी स्टैटिक एंड डायनेमिक फंक्शन के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो देखिए इसके स्थैतिक कार्य क्या माने हैं। स्थैतिक कार्य से मतलब केवल प्राइमरी फंक्शन से हैं कि मुद्रा विनिमय का माध्यम है और मूल्य का मापक है। मतलब इसके अंदर जो है सिर्फ नियमित रोज़मर्रा के जो मुद्रा के कार्य हैं उसके द्वारा जो है कोई अर्थव्यवस्था नियमित रूप से कैसे बनी रह सकती है, वो जो कार्य हैं वो उसके एक स्थैतिक कार्य हैं। दूसरा जो लिया गया है वो प्रावेगिक यानी डायनेमिक फंक्शन। देखो डायनेमिक फंक्शन में क्या है कि डायनेमिक फंक्शन वो फंक्शन हैं जो मुद्रा अर्थव्यवस्था को आर्थिक विकास व समृद्धि की ओर लेके, जब इकोनॉमी में डेवलपमेंट में जो मुद्रा का रोल जो होता है वो उसका एक डायनेमिक फंक्शन माना जाता है। तो देखिए जैसे मैंने एग्जांपल दिया है कि मुद्रा की पूर्ति को बढ़ा देंगे तो आर्थिक मंदी में व बेरोजगारी पर हम काबू पा सकते हैं। जब मनी बढ़ेगी, लोगों के पास कैश मनी बढ़ेगी, वो अपनी डिमांड को बढ़ाएंगे। देखो मनी बढ़ेगी तो वो डिमांड बढ़ाएंगे, डिमांड बढ़ाएंगे तो सप्लाई बढ़ेगी, यानी हम यूँ कहें कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, बढ़ेगी तो इनकम लेवल बढ़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से हम मनी के द्वारा इकोनॉमी को मोड़ सकते हैं, इकोनॉमी को जिधर ले जाना है ले जा सकते हैं। मौद्रिक नीति जिसे हम कहें कि मॉनेटरी पॉलिसी, MP मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मॉनेटरी पॉलिसी जो है के जरिए हम अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करते हैं। तो ये एक बड़ा कार्य है किसका, मुद्रा का। यानी इसके अंतर्गत जो अन्य कार्य हैं, गौण कार्य हैं और जो उसके हम कहें आकस्मिक कार्य हैं वो सभी प्रावेगिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से ये मुद्रा के कार्य हैं। उसके प्राइमरी कार्य दो हैं, विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक। और उसके बाद उसके आते हैं हम कहें कि उसके द्वितीय कार्य हैं। द्वितीय कार्य में मूल्य संचय का कार्य, विलंबित भुगतानों का आधार और मूल्य हस्तांतरण का कार्य। और इसी प्रकार कॉन्टीजेंसी जो आकस्मिक कार्य है उसके अंदर साख का आधार, राष्ट्रीय आय का वितरण का आधार, उत्पादकों व उपभोक्ताओं द्वारा साधनों का सर्वोत्तम उपयोग एवं धन को तरलता प्रदान करना आता है। और जो उसका कार्य बचा है वो है स्थैतिक और प्रावेगिक कार्य, जिसे WRL कार्ल बॉर्न और पॉल एंजिंग ने बांटा है, जो अभी हमने समझा है। धन्यवाद।